हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने विगत लेक्चर में शुंग वंश के इतिहास का विश्लेषण कर रहे थे और इस बिंदु पर हम पुष्यमित्र शुंग की चर्चा कर रहे थे। तो अब हम पुष्यमित्र शुंग की राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ शुंग वंश की जो देन रही है भारतीय इतिहास को, उसके विषय में चर्चा करेंगे। शुंग वंश का स्थान उत्तर मौर्य काल की जो भी इतिहास रहा है और राजवंश रहे हैं उनमें प्रमुख रहा है। और कल इससे पहले हम इस वंश के विषय में जिन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है और तत्कालीन परिस्थितियों में जो भी पृष्ठभूमि रही जिनमें ये वंश उभर कर सामने आया, उसका विश्लेषण कर चुके हैं। वहाँ एक बात प्रमुखता से उभर कर सामने आई थी स्टूडेंट्स कि पुष्यमित्र शुंग के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियाँ थी, जिनमें सबसे प्रमुख चुनौती या हम कहेंगे कि उन्हें दो भागों में हम डिवाइड कर सकती हैं। एक है आंतरिक चुनौती और दूसरी थी बाह्य चुनौती। तो जब हम आंतरिक चुनौतियों की बात करते हैं तो अशोक के उत्तराधिकारियों के समय जो राज सत्ता का गौरव एक तरीके से छिन्न भिन्न हो गया था या बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच गया था, तो पुष्यमित्र शुंग के समक्ष ये बड़ी चुनौती थी कि वो राज सत्ता के गिरते हुए गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करें। अब इस संदर्भ में एक प्रमुख बात ये भी उभर कर सामने आती है कि जिन परिस्थितियों में पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता प्राप्त की, ऑब्वियसली फैक्ट है कि उन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर वो उनके सेनापति थे और अपने शासन की स्थापना की। तो ऐसे में राज सत्ता का गौरव पुनः स्थापित करना उनके लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा उनके समक्ष जो आंतरिक चुनौती थी वो थी कि इस समय तक बृहद्रथ के काल तक आते आते मौर्य जो केंद्रीय शासन सत्ता था उसका प्रभाव एकदम शिथिल हो चुका था, या हम कह सकते हैं वो इतनी श्रिंक हो गई थी, इतनी ज़्यादा भौगोलिक सीमाएं उसकी बहुत ही संक्षिप्त एरिया में रह गई थी। उसका प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया था। तो ऐसे में पुष्यमित्र शुंग के समक्ष ये चुनौती थी कि सर्वप्रथम जो स्थापित शासन व्यवस्था है उसमें वो अपनी राज सत्ता का गौरव तो स्थापित करे ही, लेकिन साथ ही साथ जो एकदम संकुचित हो चुकी सीमाएं थी राज्य की, उन सीमाओं का कम से कम जो अधिकतम जिस सीमा तक वो विस्तार कर सकें करें, जिससे कि जो केंद्रीय भूभाग है साम्राज्य का या जो राजधानी का हम कहें एरिया है उसको फिर से सुरक्षित किया जा सके, मगध और उसके आसपास के रीजन को फिर से सुरक्षित किया जा सके। तो पुष्यमित्र शुंग के समक्ष ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चुनौती थी, क्योंकि इसके लिए उन्हें न केवल तत्कालीन परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना करना था, अपितु अपने सैन्य कौशल और दूरदर्शिता को भी दिखाना था, क्योंकि बिना सैन्य कौशल के इस युग में अपने नवस्थापित साम्राज्य को इस्टेब्लिश करना किसी भी शासक के लिए संभव नहीं था। तो ये पुष्यमित्र शुंग के समक्ष बड़ी चुनौती थी। इसके बाद जो बाह्य चुनौती थी वो हम कह सकते हैं आंतरिक चुनौती भी एक तरीके से है, बाह्य भी है, क्योंकि अभी नवस्थापित साम्राज्य है। ऐसे में चूँकि अब उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित नहीं रह गई थी, तो यवन आक्रमणकारियों के लिए रास्ता खुला था और हिंद अभियान शासकों का प्रभाव जो था भारतीय भूभाग में बढ़ता जा रहा था। इन आक्रमणों को रोकना और अपने साम्राज्य की सीमा विस्तार इतनी दूरी तक करना कि अपने साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान की जा सके, ये पुष्यमित्र शुंग के समक्ष एक अन्य चुनौती थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जिन परिस्थितियों में सिंहासन पर थे वहाँ अपनी सैन्य और राजनीतिक योग्यता का प्रमाणित करना था, जैसा कि उन्होंने किया भी, और इसी वजह से शुंग वंश भारतीय इतिहास में अपना स्थान प्राप्त कर सका।
प्रशासनिक रूप से पुनर्गठन, राजनीतिक रूप से पुनर्गठन, भौगोलिक रूप से राज्य का पुनर्गठन और साथ ही बाह्य आक्रमणकारियों से साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा। तो ये कुछ बिंदु थे जो स्पष्ट करते हैं कि पुष्यमित्र सुंग ने किन परिस्थितियों में अपनी योग्यता को प्रमाणित किया। सबसे पहले उन्होंने साम्राज्य को इस्टेब्लिश करते हुए राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया की। उन्होंने सबसे पहले जो कदम उठाया वो ये था कि जो सत्ता के हस्तांतरण और केंद्रीय शक्ति के कमज़ोर पड़ जाने के कारण साम्राज्य के विभिन्न भाग स्वतंत्र हो रहे थे, या हम कह सकते हैं क्षेत्रीय शक्तियाँ प्रबल हो रही थी, नए नए राज्य और साम्राज्य बन रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने साम्राज्य के आंतरिक और मध्यवर्ती भूभागों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और वहाँ पाटलिपुत्र का अधिकार कायम करने की दिशा में कदम उठाया। सबसे पहले उन्होंने मगध के आसपास के भूभागों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। उसके बाद उन्होंने कौशल, वत्स, अवंती पर अपनी पकड़ और प्रभाव को मजबूत बनाया। उन्होंने विदिशा में स्वयं अग्निमित्र को उपराजा के रूप में नियुक्त किया और उसके बाद अपने साम्राज्य की सीमाओं को नर्मदा के तटवर्ती प्रदेशों तक विस्तारित कर दिया। तो एक प्रकार से केंद्रीय शासन सत्ता का गौरव तो इससे स्थापित हुआ ही, साथ ही साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार भी हुआ और जो राजधानी का भूभाग था उस केंद्रीय भूभाग की सुरक्षा का बंदोबस्त भी हुआ। इस संदर्भ में उन्हें विदर्भ से कड़ा संघर्ष करना पड़ा और विदर्भ के साथ ये संघर्ष, क्योंकि विदर्भ राज्य का उत्थान भी मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर ही हुआ था और वहाँ कह सकते हैं दरबारी गुटबंदी थी और दरबारी गुटबंदी के चलते चलते जब वृहदत्त की हत्या हो गई तो विदर्भ भूभाग के जो भी प्रबंधक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो ऐसे में पुष्यमित्र सुंग और यज्ञसेन के बीच शत्रुता ठन गई। मालवी का अग्निमित्रम से हमें इस विषय में काफ़ी जानकारी और विवरण प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि चूँकि विदर्भ एक मध्य भारत का महत्वपूर्ण भूभाग है और उस पर नियंत्रण स्थापित करना शुंग शासन सत्ता को इस्टेब्लिश करने के लिए बेहद आवश्यक था। तो पुष्यमित्र सुंग ने निश्चित ही इस दिशा में कदम उठाए और इस संघर्ष में एक तरीके से पुष्यमित्र सुंग की राजनीतिक कौशल की भी ये परीक्षा थी और इस परीक्षा में वो खरे साबित हुए और उनकी प्रतिष्ठा में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई, क्योंकि विदर्भ के जो भी शासक थे जिन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था उन्होंने अंततः पुष्यमित्र सिंह की आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और इससे पुष्यमित्र सिंह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, उनका प्रभाव बढ़ा। इसके बाद जब आंतरिक उन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी क्षेत्रों पर जो केंद्रीय शासन के नियंत्रण में पहले था मध्य भारत का और पूर्वी भारत का, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने यवन आक्रमणों की चुनौती का सामना करने का महत्वपूर्ण फैसला किया। उत्तर मौर्य काल में चूँकि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर वो उतनी अधिक सुरक्षित नहीं रह गई, तो ऐसे में हिंद यवनों का वहाँ प्रभाव बढ़ा और वो प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि बाद में वो सिंध और पंजाब के भूभागों को पार करते हुए साकेत, माध्यमिका और सिंधु रीजन के जो भूभाग थे वो उनके प्रभाव में आ गए। लेकिन पुष्यमित्र सुंग ने यवन शक्ति को मध्य भारत की तरफ, क्योंकि पतंजलि के महाभाष्य से और गार्गी संहिता से पता चलता है कि वो मथुरा तक आ गए थे। साकेत, पांचाल और मथुरा पर उन्होंने विजय हासिल कर ली थी। लेकिन और दूसरी तरफ यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो भी अपने विवरणों में यूनानी आक्रमणों की पुष्टि करते हैं। लेकिन इतना तय है कि पुष्यमित्र सुंग ने यवनों की इस सीमा को और अधिक आगे विस्तारित नहीं होने दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की और यवन शक्ति को पुष्यमित्र का जो प्रतिरोध था उस प्रतिरोध का इतना ज़बरदस्त सामना करना पड़ा कि यवन एक जो वो पश्चिमोत्तर भारत में निरंतर निर्बाध रूप से बढ़े चले आ रहे थे, एक प्रकार से उनकी बढ़ती हुई गति पर अंकुश लग गया
और उस अंकुश के कारण वो मगध तक नहीं पहुंच पाए। तो ये भी एक तरीके से पुष्यमित्र सुंग की सफलताओं में गिना जा सकता है। जहाँ तक पुष्यमित्र सुंग की साम्राज्य विस्तार की बात है तो उन्होंने विदर्भ और यवनों पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ भारत के पश्चिमी भाग पर भी विजय प्राप्त की थी। दिव्यावदान से पता चलता है कि उन्होंने जालंधर और सियालकोट में भी विजय प्राप्त की थी। इसके साथ ही अन्य साक्ष्यों से ऐसा लगता है कि पुष्यमित्र सुंग ने अवंती को भी पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कर लिया था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने जो शासनकाल था उसमें पुष्यमित्र सुंग ने बिखरते हुए मौर्य साम्राज्य को न केवल संगठित कर सुंग साम्राज्य का रूप दे दिया बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों की शक्ति पर अंकुश भी लगाया। उनके साम्राज्य की सीमा दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तारित हो गई और उत्तर में पंजाब के महत्वपूर्ण भागों पर भी उन्होंने अपना प्रभाव और अधिकार कायम कर लिया। मध्यवर्ती भारत और मगध के निकटवर्ती क्षेत्रों तक उनका राज्य पूरी तरह से सुरक्षित और विस्तृत था। मगध, कौशल, साकल सभी उनके अधीन थे। मालवा और विदर्भ में उनका नियंत्रण स्थापित था। तो इस प्रकार से पुष्यमित्र के साम्राज्य की सीमाएं काफ़ी विस्तृत हो गई थी और मगध साम्राज्य जो उत्तरवर्ती शासकों के काल में अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति को खो चुका था, काफ़ी हद तक पुष्यमित्र सुंग ने मगधी साम्राज्य को पुनर्गठित करने का या अपना गौरव और प्रतिष्ठा पुनः प्रदान करने का प्रयत्न किया। अब इसके आगे लेक्चर में हम अग्निमित्र और पुष्यमित्र के बाकी उत्तराधिकारियों के साथ साथ शुंग शासन काल में किस प्रकार का प्रशासनिक संगठन अपनाया गया और उस काल का क्या शुंग राज्य का क्या ऐतिहासिक महत्व रहा और सांस्कृतिक रूप से क्या प्रभाव रहा भारतीय इतिहास में, इन सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे। थैंक यू।